नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें, स्किप आउट ना करें, क्योंकि इससे आप तत्व ज्ञान को छोड़ सकते हैं। जो भी नए व्यूवर्स हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज का हमारा विषय पंचांग के ऊपर आधारित है। पंचांग से लिया हुआ एक कैलकुलेशन है, एक फॉर्मूला है, जिसके आधार पर हम उस योग का कैलकुलेशन करते हैं जिसे हम विषकन्या योग कहते हैं। यह विषकन्या योग क्या होता है, इसका निर्माण किस प्रकार होता है कुंडली में, और इसके क्या फल देखे गए हैं किसी जातक के जीवन में, इसके ऊपर हम बात करेंगे तथा इसका क्या उपाय हमको करना चाहिए जिससे विषकन्या योग की शांति हो, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। आप लोगों ने विषकन्या योग के विषय में कई जगह सुना होगा और कई लोग तो विषकन्या से डरते हैं। यहाँ तक समाज में कई कुरीति, कई अंधविश्वास फैले हुए हैं और उसे हमें हटाने की आवश्यकता है। और किसी भी अंधविश्वास का शमन सात्विक ज्ञान से ही हो सकता है, अर्थात सतत्व ज्ञान की प्राप्ति से किसी प्रकार का अंधकार हट सकता है। तो आज हम विषकन्या के ऊपर प्रकाश डालने वाले हैं, तत्व ज्ञान का प्रकाश। क्या है यह विषकन्या योग? दोस्तों, कुछ नक्षत्र ऐसे होते हैं जो किसी विशेष तिथि एवं वार पर हो, तो ऐसे योग में कोई बालिका जन्म ले तो वह विषकन्या कहलाती है। कोई विशेष तिथि वार किसी विशेष नक्षत्र में, जैसे यदि अश्लेषा नक्षत्र में किसी का जन्म हुआ हो और उस दिन रविवार पड़ रहा हो और द्वितीय तिथि भी हो, तो उस दिन जन्मी बालिका विषकन्या कहलाती है। शास्त्रों में 6 प्रकार के विषकन्या योग का वर्णन मिलता है। इसकी सूची के ऊपर हम बात करते हैं। जैसे किसी का जन्म अश्लेषा या शतभिषा नक्षत्र में हुआ हो और उस दिन रविवार पड़ रहा हो और द्वितीय तिथि हो, तो उस दिन जन्मी बालिका विषकन्या कहलाती है। दूसरा योग है, यदि किसी कन्या का जन्म कृतिका या विशाखा नक्षत्र या फिर शतभिषा नक्षत्र, इन 3 नक्षत्रों में किसी भी नक्षत्र में हुआ हो, रविवार पड़ रहा हो और द्वादशी तिथि हो, तब भी वह विषकन्या योग का निर्माण करता है। तीसरा है, यदि किसी कन्या का जन्म अश्लेषा, विशाखा या शतभिषा नक्षत्र में मंगलवार को सप्तमी तिथि के दिन होता है, तो वह विषकन्या कहलाती है। चौथा है, अश्लेषा नक्षत्र, शनिवार और द्वितीय तिथि। यदि इन तीनों योग अश्लेषा नक्षत्र, शनिवार और द्वितीय तिथि एक साथ पड़ जाए और उस दिन किसी कन्या का जन्म हो रहा है, तो वह विषकन्या कहलाती है। 5वां योग है, यदि शतभिषा नक्षत्र पड़ रहा हो, मंगलवार हो और द्वादशी तिथि हो, तो वह विषकन्या योग का निर्माण करता है। उस दिन जन्मी कन्या विषकन्या कहलाती है। 6ठा और आखिरी योग है, यदि किसी कन्या का जन्म कृतिका नक्षत्र, शनिवार और सप्तमी या फिर द्वादशी तिथि, ये 2 तिथियों में से किसी भी एक दिन शनिवार और कृतिका नक्षत्र को हो रहा है, तो वह विषकन्या कहलाएगी। तो दोस्तों, यह 6 योग के ऊपर मैंने बात किया जो शास्त्रों में बतलाए गए हैं विषकन्या योग का निर्माण होने के लिए। ऐसा माना जाता है कि विषकन्या अपने माता पिता के लिए तो घातक सिद्ध होती ही है, साथ ही जिस घर में वह विवाहित होकर जाती है, वहाँ पर अपने पति के लिए बहुत ही अधिक नुकसानप्रद सिद्ध होती है। साथ ही वहाँ के परिवार के सदस्यों के लिए भी ऐसी कन्या अशुभ मानी गई है। कई केसेस में विषकन्या का विवाह किसी आम व्यक्ति के साथ हो जाने पर जातक की मृत्यु हो जाती है। कई बार तो संतान भी उत्पन्न होते हैं और संतान की भी मृत्यु हो जाती है। जैसा विषकन्या योग का विषमता होगा, जिस प्रकार की उस जातिका की जन्म कुंडली होगी, उस आधार पर विषमताएं घटती या बढ़ती हैं। विषकन्या सदैव अपने पति के लिए घातक सिद्ध होती हैं, यहाँ तक पति की मृत्यु भी हो जाती है। और चूंकि नाम में ही उसका विष है, विषकन्या है, वो किसी को भी विष देने वाली। विषकन्या का अर्थ हुआ करता था, जब पौराणिक काल में राजा लोग या फिर कोई वैसे बड़े एजेंसीज विषकन्या का इस्तेमाल करते थे किसी को मृत्यु देने के लिए, या फिर वैसे कन्या अपने साथ
विष को धारण करके चलती थी और जिसका प्राण का घात करना रहता था उसे वह विष दे देती थी। उसी प्रकार ज्योतिष शास्त्र में विष कन्या योग का फल बतलाया गया है। अपने परिवार के सभी सदस्यों के लिए ऐसी कन्या विष के समान होती है, विष के तुल्य होती है। पर आपके मन में यह सवाल अवश्य उत्पन्न हो रहा होगा, क्या सिर्फ विष कन्या ही होती है या फिर विष पुरुष भी होते हैं? तो मैं आपको बतला दूं कि जिस प्रकार विष कन्या होती है उसी प्रकार विष पुरुष भी होते हैं। यदि मेरे बतलाए गए 6 योग में से किसी भी योग में किसी पुरुष का जन्म हुआ है तो वह पुरुष विष पुरुष कहलाता है और उसका भी फल विष कन्या के समान ही समझना चाहिए। ऐसा जातक भी अपनी पत्नी के लिए या फिर अपने परिवार के सदस्यों के लिए विषाक्त सिद्ध होता है, विष के समान सिद्ध होता है और घातक सिद्ध होता है। तो इस विष कन्या योग का क्या उपाय होना चाहिए, इसके ऊपर हम बात करते हैं। शास्त्रों में विष कन्या काल में यदि किसी जातक का जन्म हुआ हो, यदि किसी बालिका का जन्म हुआ हो, तो उसके शुभ जीवन के लिए विष कन्या योग का शांति करवाने का विधान बतलाया गया है। इससे संबंधित पूर्ण विधि विधान से आचार्यों ने पूरे कर्म कांड का निर्माण किया है कि किस प्रकार यदि विष कन्या योग है तो किस किस प्रकार से उसकी शांति विधान होनी चाहिए। यदि हम उस प्रकार से विष कन्या योग का शांति विधान करवाते हैं तो इसके अशुभ फल में कमी उत्पन्न होती है और वैसा जातक, वैसी जातिका अपने सुखद जीवन को व्यतीत करती है। इसके अलावा ऐसी बालिका का विवाह ऐसे बालक के साथ करवाना चाहिए जिनकी कुंडली में दीर्घ आयु योग है। दीर्घ आयु योग होने से जो उस विष कन्या योग का जो अशुभ फल है जिसके कारण उसके पति के आयु में ह्रास हो रहा है, उसके दीर्घ आयु योग के कारण वह मैनेज हो जाएगा, मेकअप हो जाएगा। और दूसरा कि उसके कुंडली में बहुत ही अधिक शक्तिशाली मांगलिक दोष होना चाहिए। यदि इस प्रकार के लड़के से, इस प्रकार के बालक से उस बालिका का विवाह करवा दिया जाए तो विष कन्या योग का शमन होता है, उसका निवारण हो जाता है। और तीसरा उपाय है ऐसे लड़के की कुंडली जिसमें विष पुरुष योग का निर्माण हो रहा हो। यदि विष कन्या का विवाह विष पुरुष से करवा दिया जाए तो भी विष कन्या योग का फल समाप्त होता है, अर्थात कि दोनों के जीवन में अशुभ परिणाम नहीं देखने को मिलते और जीवन एक नॉर्मल सा व्यतीत होता है। तो दोस्तों, यह मेरा था विश्लेषण विष कन्या योग के ऊपर। आने वाले वीडियो में हम अनेक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। वीडियो समाप्त करते करते यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से जूझ रहे हैं और उसका समाधान ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से चाहते हैं और आपका विश्वास हमारे ऊपर है तो आप हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।